رب زدني علما। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज बेसिकली चैप्टर तो 6 है, लेकिन हमारे पास तीन किस्म की कॉस्टिंग होगी। जैप जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, एक नटशेल में अगर आपको बात बताऊं तो जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग इज नॉर्मली जो है वो उसको कहा जाता है, ये टेलर मेड कॉस्टिंग है। मतलब आप स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए कॉस्टिंग करते हैं। एवरी जॉब इज टेकन एज सिंगल कॉस्ट यूनिट, ठीक है। अच्छा, बैच कॉस्टिंग क्या होती है? ऑब्वियसली लेट्स सपोज एक बेकरी वाला है, उसने बिस्किट्स बनाने हैं। अब एक बिस्किट की कॉस्ट तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, तो बैच ऑफ बिस्किट बनेगा, फिर उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करके वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को हम यूज करते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जॉब कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तो हम देख लेंगे करते क्या है जॉब कॉस्टिंग में। ऑब्वियसली जैसे टेलर मेड है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे बनती है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कौन सी है, तो बड़े से बड़े जैसे रोल्स रॉयस है वो भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं, जैसे डेल है वो भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करता है। जैसे एक दर्जी है, देखिए आप दर्जी देखिए, छोटे से छोटे बड़े बड़े से बड़े बिजनेस, आप दर्जी के पास जाते हैं, हर बंदा जो है अपने हिसाब से सूट सिलवाता है। एज कंपेयर टू आप मार्केट में चले या रेडीमेड गारमेंट्स लें, वो किसी को फिट आती है नहीं फिट आती। अब दर्जी की एग्जांपल लेते हैं, एक टेलर की। टेलर जब एक सूट सीता है, उसके ऊपर अगर लेडीज की बात करें, वो लेस लगाता है, मोती लगाता है, वो जितनी कॉस्ट है वो नोट करता रहता है, मटेरियल की कितनी है, लेबर की कितनी है। ऑब्वियसली इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं होती, वो अपने पास एक नोट करता है। उसी को जॉब कॉस्ट शीट कहते हैं, ठीक है। बनाएंगे जॉब कॉस्ट शीट, ये सारा उसी में है। तो हम इसको जाते हैं जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। हम इस पे देखते हैं, कहता है कॉस्टिंग सिस्टम दैट एन अकाउंटिंग एंटिटी शुड अडॉप्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑपरेशंस। नेचर ऑफ ऑपरेशन वो टेलर मेड है या स्टैंडर्डाइज्ड है। इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन को जरूरत कौन सी है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, टेलर मेड इंडस्ट्री में है, फिर उस हिसाब से आप प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं या जॉब कॉस्टिंग लगाते हैं, ठीक है। यूज करते हैं, कहते हैं जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग आर टू बेसिक टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी करता जाता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहता जाए। जस्ट अ मिनट। राइट, वो क्या कहता है? वो कहता है प्रोसेस कॉस्टिंग आर टू बेसिक टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम्स एंड कैन बी व्यूड एज टू एंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम और कॉन्टिनम। अच्छा, ये क्या है? बेसिकली इन प्रैक्टिस वी फाइंड companies employing either one of these two or some combination of features of two or both of these at same time। तो या एक यूज होती है या कॉम्बिनेशन भी होती है। जैसे मैं आपको रेडीमेड गारमेंट्स की एग्जांपल दे रहा था, फॉर एग्जांपल अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर एम्प्लॉय प्रोसेस कॉस्टिंग टू एक्यूमुलेट एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ फ्री साइज शर्ट, मतलब वो नहीं कर रहा। एट द सेम टाइम जो ही यूजेस बाय हिम, he uses job costing to accumulate cost of waiters uniform supplied to होटल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, जॉब कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एट कॉस्टिंग सिस्टम दैट सेपरेटली accumulate cost incurred to produce each job, where each job is distinguishable from another uh, throughout the production process। तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं each job is taken as separate cost unit। वो separate cost unit जो है वो ट्रीट होती है, क्योंकि हर जॉब की हम लोगों ने कॉस्ट को सेपरेटली एक्यूमुलेट करना पड़ता है, और वो एक्यूमुलेट किस पे होगी? वो जॉब कॉस्ट शीट पे होगी, ठीक है जी। वो किस पे होगी? जॉब कॉस्ट शीट पे वो एक्यूमुलेट होगी। अच्छा, करना कैसे है? जॉब में भी सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट बैच, बैच कॉस्टिंग। मल्टी यूनिट होगी तो बैच कॉस्टिंग होगी। अ कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट, अ प्रोग्राम और सर्विस, जॉब कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड बाय। अच्छा, कैसे कैसे होते, क्या क्या जॉब हो सकती है उसने बता दिया यहाँ पे। एक प्रोग्राम हो सकता है, एक सर्विस हो सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक सिंगल यूनिट हो सकती है, मल्टी यूनिट भी हो सकती है। जॉब कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन possessing following characteristics। क्या है? प्रोडक्शन इज जनरली इन रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, यानी टेलर मेड है। एवरी ऑर्डर हैज इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी।
एक आपका जो वो है टेलर है, वो लेस लगाता है, मोती लगाता है. देयरफॉर एवरी जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर and requires different amount of material, labor and overhead. Each job is clearly distinguishable from the other at the stages of production processes, which makes job wise accumulation of cost possible. हर एक डिफरेंट होती है. अच्छा, इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आप मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराने जाते हैं तो हर मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग इज डिफरेंट. उस पे ट्यूनिंग हो रही है, उस पे इंजन ऑयल लग रहा है, किसी ने इंजन ऑयल नहीं डलवाना, किसी का गरारी खराब है, तो ये भी एक जॉब कॉस्टिंग है. जॉब वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट इज डिजायरेबल एंड और नेसेसरी फॉर pricing and profit determination, and each job is generally of high value. Example of organization employing job costing include accounting firms होती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है. अच्छा, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अगर वो जैसे कुर्सियां, प्लास्टिक की कुर्सियां बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग है. ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर वो है जो कि जैसे शादियों के लिए फर्नीचर बनवाया जा रहा है, वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल केयर, मूवी स्टूडियोज, प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर शॉप, शिप. ये रिपेयर शॉप जो बाइक वाली एग्जांपल थी, शिप बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर या टेलर मेड भी मैंने आपको कहा है. जॉब कॉस्टिंग, वही बात आ गई यहाँ पे. जॉब कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग, के जब स्पेसिफिक ऑर्डर आता है उसकी बेसिस पे ही जो है वो की जाती है. तो फिर सवाल ये आया कि जो टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग क्या होती है. पहली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आ गई. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग रेफर्स टू, यहां से इसको कर लेते हैं. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग रेफर्स टू the type of job costing which employed accumulate separate cost incurred to produce each job in a situation where each job consists of single unit of production is against customer order. यानी एक सूट आ गया, दूसरा सूट आ गया, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होगी. ठीक है. अच्छा, करेंगे क्या इसमें, उसने एक दे दिया, हम जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? जिसमें सारी की सारी कॉस्ट एक्यूमुलेट होगी. अभी मैं आपको बता भी देता हूं. बैच कॉस्टिंग उसके अगेंस्ट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की ही एक और फॉर्म है. उसमें क्या होता है? बैच कॉस्टिंग is employed in such situation where the job consists a group of identical units and the job is separately identifiable throughout the production separately throughout the production process. इसको हम क्या कह सकते हैं? आप गए बेकरी वाले के पास, आपने जाके उसे कहा मुझे कप केक बनवाने हैं इस शेप के और ऊपर ये डिजाइन हो, और मुझे कितने बनाने हैं? 100 कप केक. अब वो एक एक कप केक तो नहीं बनाएगा ना, वो 100 इकट्ठे बनाएगा. तो वही आ गया. बैच कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन सच सिचुएशन वेयर जॉब कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स. ठीक है जी. तो उसने कहा जी अब बैच कॉस्ट शीट ये कैसे होगी? बैच कॉस्ट शीट जो है इज सेपरेटली प्रिपेयर्ड टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट ऑफ बैच. बैच जो है वो आगे उसने बता दिया. बैच कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लॉट कॉस्टिंग. ठीक है, लॉट कॉस्टिंग भी इसे कहते हैं. तीसरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गई. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड by such concerns as a firm of builders, public workers, construction of roads, bridges, dams, ships builder. The contract generally take more than one accounting year for completion and it may involve subcontractor. और इसमें बेसिकली फिर हम क्या करते हैं, इसमें अकाउंटिंग के भी डिफरेंट मेथड यूज होते हैं जो कि जॉब कॉस्टिंग मेथड्स यूज होते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे आते हैं. सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज होता है. उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेजर मेंटेन किया जाता है क्योंकि एक साल से ज्यादा होता है. उसमें बेसिकली ये होता है कि एक फाइनेंशियल पीरियड जब खत्म हो गया तो आपको उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है. तो फिर हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेजर इज मेंटेन टू एक्यूमुलेट कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट ऑर्डर. ठीक है. अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग प्रोसीजर क्या है? हमें क्या करना है? हमें बेसिकली ये सारा लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ. उसमें होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑर्डर वेरीज वाइडली इन फॉर्म and contents depending upon the peculiar needs of in the organization. However, the production order must contain the following information. देखिए, क्योंकि टेलर मेड कॉस्टिंग है, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती है नीड, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन ज्यादातर जो है हर एक में क्या क्या होगा? डेट होगी. डेट व्हेन प्रोडक्शन ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड. नेम होगा, नेम ऑफ कस्टमर. ठीक है. जॉब नंबर होगा. डिस्क्रिप्शन होगी स्पेसिफिक जॉब की कि कैसा करना है. नेम, नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, कितने प्रोड्यूस करने हैं. मटेरियल टू बी यूज्ड होगा. ठीक है. और हमारे पास जो है डेट व्हेन प्रोडक्शन इज टू बी स्टार्टेड
और डेट व्हेन द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड। ये सारा कुछ जो है आपके पास होगा किस किस में, एक जॉब में। ठीक है जी। अच्छा, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि ये कलर रखना है, ये नहीं रखना, कब डिलीवरी देनी है, एंड ऑथराइजेशन सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो है आपकी जॉब कॉस्ट शीट में होंगी। अच्छा, जॉब कॉस्ट शीट में फिर और क्या होगा, जॉब नंबर होगा। ठीक है जी। नेम ऑफ कस्टमर होगा कि किस कौन कस्टमर है। यहाँ इसको करते जाते हैं, ये होगा। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब होगी, क्या चाहिए। अच्छा, ये एक चीज और भी है। ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो, जब आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो ये एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी है कि कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉब होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, और जो बाकी के सारे इनडायरेक्ट होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब होगी, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे जो कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। सेल प्राइस ऑफ द जॉब होगी, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द जॉब होगी, वेयर द जॉब कंसिस्ट ऑफ बैच, द क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड यूनिट कॉस्ट होगी, वेयर द कॉस्ट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर प्रोडक्शन, एस्टिमेट कॉस्ट शुड आल्सो शोन फॉर कंपैरिजन एंड एफिशिएंसी। आपने किसी भी उससे पहले बना ली, अभी यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ कि आप एस्टिमेट कोटेशन दे सके, तो वो भी सारा फिर एस्टिमेशन सारी आ जाती है। ये एक एक उसने दे दिया कि स्टिच मास्टर, टाउनशिप लाहौर, प्रोडक्शन ऑर्डर, यही वो कस्टमर नेम, ये एक जो है वो एक स्पेसिफिक सी उसने आपको दे दिया कि ऐसा हो सकता है। अगेन, जॉब कॉस्ट शीटिंग शीट का कोई जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट का सेट टेम्पलेट हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। कस्टमर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस है, डेट ऑफ कंप्लीशन है, डेट ऑफ कमेंसमेंट है, डेट ऑफ प्रोडक्शन है, एंड जॉब नंबर है। उसमें मटेरियल्स टू बी यूज्ड हो गए, कटिंग डिपार्टमेंट ने कितने किए, स्टिचिंग ने कितने किए, फिनिशिंग ने कितने किए, ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड हो गए, कटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं, स्टिचिंग में कितने हैं, फिनिशिंग में कितने हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ गई यहाँ पे, और नीचे साइन आ जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर के। ठीक है। फिर जो है जॉब कॉस्ट शीट जो है, ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर है कि जो ऑर्डर लिया जा रहा है, और जो जॉब कॉस्ट शीट है उसमें क्या होगा, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट मटेरियल जितने भी यूज होंगे, डायरेक्ट लेबर, अप्लाइड ओवरहेड, हमेशा ओवरहेड अप्लाइड होता है, टोटल कर देंगे, इसका टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, सेल प्राइस कर देंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये एक टेम्पलेट है। हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। एक और उसने दिया यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है उसमें कोई जो जहाँ पे एस्टिमेटेड आए कंपैरिजन के लिए, ये डिपार्टमेंट एक है, ये डिपार्टमेंट दूसरा है, डिपार्टमेंट तीसरा है, तो एस्टिमेटेड हो रहा है, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है जी। हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ डेटा इन जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहां पे इट मींस अ डिवीजन और अ सेगमेंट for which the separate individual is made responsible for incurrence of cost। तो कॉस्ट सेंटर का जो आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक मैनेजर होता है, वो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल्स आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर आती है, फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, हम ये शीट बनाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन, डायरेक्ट लेबर आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसपे हम ये सारी चीजें जो है एंटर इंशाल्लाह कर लेंगे। यही क्वेश्चन है होपफुली। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कहता है आपको जी, क्वेश्चन कहता है, हम क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, उसने डेटा आपको दिया है ये सारा का सारा। ठीक है। तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ठीक है जी। अच्छा, क्या कहता है जी आपको, उसने नीचे आपको दे दिया डिपार्टमेंट है नहीं, यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा जी, प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर, किसके लिए, J832LM, एक ही जॉब है, आई होप सो। हाँ, एक ही जॉब होगी ना, डिफरेंट जॉब्स नहीं होंगी, नहीं डिफरेंट जॉब्स भी हैं। समरी नंबर MRS 17 आ गया, और ठीक है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स रीड इट। क्या कहता है जी, लेट्स स्टार्ट इट, कहता है डायरेक्ट मटेरियल जो है डिपार्टमेंट 101 और 111 में इतने यूज हुए हैं, डायरेक्ट लेबर इतनी यूज हुई है, 900 आवर्स हैं। मटेरियल एक्विजिशन समरी नंबर MRS
17 and labor cost analysis sheet number LAS 17 prepared on April 18 relieved following direct labor cost as well। अच्छा, वो उसका बता रहा है। तो डायरेक्ट लेबर मटेरियल और आ गए और डायरेक्ट लेबर भी और आ गई। ठीक है जी। कहता है इन डिपार्टमेंट 101, इस डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड इन डिपार्टमेंट 111 at rupees 12 per direct labor, or marketing administration expenses chargeable to job were respectively 7.5 and 5% for sale price। The lawn movers who were delivered, lawn mover है basically, delivered to customer on April 22nd 19, इसको बहुत पुरानी बुक्स है, इसको 20,000 कर लें। ठीक है, क्या कह रहा है? कहता है प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर दिस, assume that this job was the only work on during 2 week period, pass control account entries in journal form to record cost incurred on job, completion of job and sale of job। ठीक है जी, तो हम इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी? हम एक उसने नाम दिया है इसका, ऊपर से शुरू किया ना, हाँ यहां से उसने स्टार्ट किया। ठीक है जी। कहता है गोमल इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन, ये है गोमल इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन April 5 2000 समथिंग of 100 lawn mover of model EG72 ordered by Capital Development Authority Islamabad, wide order number this, dated April, उसने दे दिया। प्राइस उसकी कितनी है? 3600 पर लॉन। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलॉटेड जॉब नंबर ये है एंड इंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री टू कंप्लीट द प्रोडक्शन बाय 20th April 2000 whatever जो भी है। द फैक्ट्री कंप्लीटेड प्रोडक्शन ऑन 18th April। On April 11, weekly material requisition summary number MRS 16 and weekly labor cost analysis sheet number LAS showed following changes to the job J832। तो ठीक है, उसने हमें ओवरऑल भी दे दिया कि कितना लगा, और यहां पे भी दे दिया कि उसके हिसाब से कितना है। तो हम बना लेते हैं जी यहां पे। लेट मी ओपन अ एक्सेल शीट। ठीक है जी, एक्सेल शीट मैंने ओपन कर ली है। मैंने जो है क्या करना है, हाँ मुझे जो है वो कितने चाहिए होंगे, होपफुली मुझे चाहिए होंगे 5 तो मिनिमम चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, बाद में फिर इनको हम एक्सपैंड भी कर लेंगे। फॉर्मेट करता हूँ जी मैं इसको, अलाइनमेंट मर्ज कर दिया। ठीक है जी, हमें दो चार इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम कर लेंगे। अच्छा, है क्या है हमारे पास? उसने क्या कहा है? कंपनी है जी गोमल इंजीनियरिंग वर्क कंपनी लिमिटेड, तो हम लिख देंगे जी इस पे गोमल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अच्छा जी, और करना क्या है? जॉब कॉस्ट शीट हम लोगों ने बनानी है। किसके लिए? इसके लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, बना क्या रहे हैं हम? जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब। कौन सी है जी जॉब हमारे पास? हमारे पास जॉब है J832 LM, J832 LM। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? हमें कस्टमर नेम चाहिए होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं। बल्कि हम एक काम करते हैं ना, इसको फॉर्मेट मर्ज नहीं करते, दो को मर्ज कर देते हैं। इसको और इसको। ठीक है जी, जो जो मैक्सिमम हम लोग इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम लिख लेते हैं। कस्टमर नेम आ जाएगा। ठीक है, वो कस्टमर नेम हमारे पास क्या है? CDA, CDA ही था ना? लेट मी चेक इट। हाँ, CDA ही था। तो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा जी, और क्या हमारे पास आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। ठीक है, डेट आ जाएगी, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, और जो जो डिटेल होंगी वो हम डाल सकते हैं बीच में। अच्छा, और हमारे पास क्या 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 डिटेल आ सकती हैं? हम जो है डेट स्टार्टेड लिख सकते हैं।
डेट एंडेड लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रहा। डेट कंप्लीटेड लिख सकते हैं। ठीक है जी, और हमारे पास क्या आ सकती है, यूनिट्स लिख सकते हैं। यूनिट सेलिंग प्राइस है, यूनिट सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। यूनिट सेल प्राइस है, और वो कितने पे डिसाइड हुई थी, वो हुई थी जी हमारी कहीं पे थी 3600। 3600 PKR। ठीक है, इस तरह जो भी हम लोगों ने डिटेल लिखनी हो, वी कैन राइट इट ओवर हेयर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमें जो है वो क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है डायरेक्ट मटेरियल्स का डेटा। तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूं। हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल्स, पूरा लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल में अब रीड करते हैं कौन कौन से लगे हैं। सबसे पहले जो है हम डेट वाइज लिखेंगे। डेट वाइज अगर चले हम लोग, तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है हमें कि किस डेट को यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना, जिस डेट को स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब हुई है, वो कह रहा है जी वो स्टार्ट हुई है डेटेड 1 अप्रैल, वाइड ऑर्डर इतना आया, प्राइस इतनी, द प्रोडक्शन मैनेजर अलॉटेड द जॉब एंड इंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री टू कंप्लीट द जॉब बाय 20 द फैक्ट्री। अच्छा, तो हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली जब स्टार्ट हुआ है, तो कब स्टार्ट हुआ है हमारा, ऑन April 11। ठीक है, तो April 11 हमारे पास वीकली मटेरियल समरी आई है, तो यहाँ पे हम 11 अप्रैल लिख सकते हैं। ठीक है, April 11 है हमारे पास, जो समरी आई है उसमें क्या बताया गया उसने, उसके साथ अप्रैल जो समरी आई है वो आई है MRS 16 की। तो हमारे पास यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, बल्कि एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो है रेफरेंस आ जाएगा। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस उसने दिया है हमें, दैट इज MRS 16। ठीक है जी, हमारे पास डिपार्टमेंट दो हैं उसने दिए हुए, आई गेस, लेट मी, डिपार्टमेंट कितने थे जी, डिपार्टमेंट अलॉटेड, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नीचे डिपार्टमेंट थे हमारे पास, डिपार्टमेंट है 101 और 111। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट है 11101, और डिपार्टमेंट हमारे पास कौन सा है, डिपार्टमेंट है हमारे पास 111। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा वाइड करते हैं ताकि आप लोगों के लिए चीजें इजी रह जाए। ठीक हो गया, और इसको मैं जो है वो कर देता हूं सेंट्रली अलाइंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास डिपार्टमेंट भी आ गया कि कितना कितना जो है लगा। डिपार्टमेंट 101 जो था, डिपार्टमेंट 101, ठीक है जी, डिपार्टमेंट 101 में जो पहला हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, वो कितने लगे हैं, ये MRS 17 है। हम लोग अभी कौन सा कर रहे हैं, MRS 16 को कर रहे हैं। ठीक है, तो MRS जो 16 के मुताबिक डिपार्टमेंट 101 में कितना मटेरियल लगा है, वो लगा है 58500 का। और डिपार्टमेंट 2 में कितना लगा है, डिपार्टमेंट 111 में लगा है 11,700 का। ठीक है, अच्छा, ये इसका ये होता है, आपने सिर्फ डेटा पिक करना होता है, और कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ये आ गया। अब दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे उसने दिया मटेरियल एक्विजिशन समरी नंबर इतना, डेट शीट, और 18 अप्रैल। तो हमारे पास 18 अप्रैल आ जाएगा यहाँ पे। 18 अप्रैल को हमारे पास क्या सिनेरियो हुआ, हमारे पास जो है वो MRS 17 था, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल लगा, वो कितना लगा है, वो लगा है 71,500 का। 71,500 का। और हमारा कितना लगा है इसमें, देखिए हम डायरेक्ट मटेरियल को लिख रहे हैं ना फिलहाल, तो 14,300 का। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, डाटा सारा गिवन होता है,
कोई बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने उसको मैनेज करना होता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हम क्या करेंगे कि जो 11 को लगा था उसको टोटल कर देंगे, और जो 12 को लगा था, सॉरी 18 को लगा था, उसका भी टोटल कर दिया। और हमारे पास मटेरियल नहीं लगा, तो हम मटेरियल का टोटल कर देंगे जी। टोटल मटेरियल कितना लगा, यहाँ पे टोटल का बना लेते हैं। अब इसमें जितने भी मटेरियल हो, एक दो तीन, जितनी भी डेटे हों उस पे आ जाएगा। देखें, अब हमारे पास डिपार्टमेंट वाइड भी टोटल आ सकता है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, और हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये टोटल आ जाएगा कि टोटल इस जॉब पे अभी तक 156,000 का, 1,56,000 का लग चुका है। क्या? मटेरियल। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट 101 में इतना लगा, डिपार्टमेंट 111 में इतना लगा। इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं उसमें ले जाऊं बॉर्डर में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह हमारे पास आगे आ जाएगी क्या, डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। वही रेफरेंस में यही दो आ जाएंगी जो जॉब शीट्स थी, लेकिन हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स में जो कॉस्ट थी वो डिफरेंट होगी। वो कितनी कितनी हो जाएगी? कॉस्ट थी जी डिपार्टमेंट में ये वाली 13,500 और 15,750। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 13,500, और यहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 15,750। ठीक है जी। अच्छा, और इस डायरेक्ट लेबर जो 18 अप्रैल को जो समरी आई है रिक्विजिशंस की, उसके मुताबिक कितनी है, 16,500, 16,500, 16,500, और कितनी है जी, और है 19,250, ये लिखी हुई है। ठीक है, सिर्फ डेटा पिक करना है, 19,250। अब आप देखें हमारे पास नीचे भी ऑटोमेटिकली टोटल हमारे पास आ गया हुआ है। ठीक है, कि टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितने लगे, हमारे पास जो है वो डेटा साथ साथ आता जा रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये दो चीजें तो हमारे पास हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड करने हैं। ठीक है, क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करने हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग, वो उसने दिया हुआ है हमें जी। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कैसे होने हैं वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। डेट्स वही आ जाएंगी। मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करने लगा, Ctrl+C, Ctrl+V। डेट्स हमारे पास वही आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें हमें जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा डेटा ज्यादा चाहिए होगा। हमें क्या, डायरेक्ट लेबर और चाहिए हमें, और वो आगे रेट भी बता रहा है। ठीक है जी, उसने हमें रेट भी बता दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे उसने बताया है, ये डिपार्टमेंट 101, factory overhead applied at 50% of direct labor cost, and in department 111 रुपीज 12 पर डायरेक्ट लेबर। और ठीक है, मार्केटिंग का अलहदा हम लोगों ने करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने उस पे कर लेंगे, दोनों का कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगा, कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इन डिपार्टमेंट 101। ठीक है जी, क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इन 101। तो अच्छा, अब क्या हो गया जी, अब हमारे पास सबसे पहले 101 का देख लेते हैं। अच्छा, 101 में कितनी लेबर लगी थी हमारे पास, 101 में यहाँ पे अब चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, 101 में हमारे पास जो लेबर थी वो कितनी थी, वो इतनी लगी थी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी लगी थी, इतनी। अब उसने बताया क्या है कि 50% है,
ठीक है, रेट क्या है, 50% है, तो 50% इसका भी अप्लाई हो जाएगा और 50% इसका भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई कर देंगे, यहां पे जो अमाउंट आएगी आपके पास, अमाउंट कितनी आ जाएगी जी, यहां पे हमारे पास इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर कर दिया, और सेम आ जाएगी हमारे पास ये वाली भी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहां पे इसको मर्ज कर देते हैं। ये मैंने इसको मर्ज कर दिया, हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आ गई 15,000 जो है वो किस में लग गई है, 15,000 हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट ए में लग गई है। अच्छा, टोटल हम करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो ओवरहेड अप्लाइड इन डिपार्टमेंट 111। अच्छा, इसमें अब हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी थी जी, इसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये थी, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। रेट क्या है वो कहता है, अच्छा अब कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है 12 पर डायरेक्ट लेबर और, यानी लेबर और की बेसिस पे लेबर और ये उसने दिए हैं 900 और 1100। तो हम क्या करेंगे, हम इधर 900 पुट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कितने हैं, 1100। तो यहाँ पे 1100 आ जाएंगे, और रेट क्या है, रेट है $12 का, और रेट क्या है 12, 12 लिख लेते हैं। ठीक है, $12 का। अच्छा, ये अब फॉर्मेट परसेंटेज नहीं है, तो ये सिंपल नंबर है। ठीक हो गया, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसका यहाँ पे, तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे, कि जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है, फॉर्मेट कर देता हूं मैं इसको, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितने हैं जी आपके पास, दैट इज 15,000 प्लस 24,000, विच आर इक्वल टू $39,000, डॉलर्स या रुपीज हो गए। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास ये आ गया, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल्स 156,000 के, जो है हमारे पास डायरेक्ट लेबर 65,000 की, और हमारे पास जो है फैक्ट्री ओवरहेड दोनों डिपार्टमेंट के अप्लाई करके हमारे पास 39,000 के हो गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां से नेक्स्ट हम लोगों ने इसको टोटल करना है। ठीक है जी, टोटल कैसे, जो शीट में टोटल होता है, शीट में टोटल नीचे कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां पे हम इसकी, अगर मैं इसको कहूं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मर्ज कर दिया, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे, 39,000 को प्लस ये 15,000 को प्लस ये, सॉरी 15,000 को नहीं, क्योंकि वो तो हमने 15,000 और 24,000 दोनों को ऐड ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ये 65,000 को प्लस ये 156,000 को। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लिख रहा हूं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इससे आगे, अब हम लोगों ने यहां से अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हमारे पास क्या था, मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको जो है वो फॉर्मेट सेल,
कुछ मर्ज कर दिया, मैं इसको रहने देता हूं। अच्छा जी, अब हमारे पास सेल प्राइस क्या थी? सेल्स जो हुई हमारे पास, हम लोगों ने देखा था जी सेल किस पे हो रही है। उसने कहा था हमारे पास क्वेश्चन में 3600 पर लॉन मूवर। ठीक है, 36,000 पर लॉन मूवर। और कितने लॉन मूवर थे? 100 लॉन मूवर्स थे। तो हमारे पास सेल्स कैसे आ जाएंगी? हमारे पास सेल्स आ जाएंगी, हम क्या करेंगे, 3600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? दैट विल बी 360,000। ठीक है जी, 3,60,000। अच्छा, यूनिट्स हमारे पास जो है कितनी सेल हुई? तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगी? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सारी की सारी रह गई है, कोई हमारे पास जो है क्लोजिंग मटेरियल नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो सारी की सारी जो है कॉस्ट कॉस्ट कितनी है? जो ऊपर वाली थी 260 हमने ले आए। अब हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, दैट विल बी, इसमें से हम, सॉरी, 360,000 हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को माइनस करना है, या हम कह सकते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हम डिटेल में जाते हैं, क्या कहता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए? वो हमें कह रहा है यहां पे, marketing and administration expenses chargeable to job were respectively 7.5% and 5% of sale price। यानी मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस 7.5% और एडमिनिस्ट्रेशन 5% ऑफ सेल प्राइस। तो हम क्या करेंगे यहां पे, पहले हम ले आते हैं एट मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो कि हैं 7.5% ऑफ सेल्स। ठीक है, और मार्केटिंग एक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितने हैं? एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो हैं 5% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितनी है जी हमारे पास? दैट विल बी 7.5% ऑफ सेल्स 360,000। ठीक है, और इस तरह यहां पे 5% ऑफ 360,000। ठीक है, इसको भी मैं परसेंटेज कर देता हूं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 0.075 मल्टीप्लाई बाय 360,000, एंटर कर दिया। और ये भी आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 360,000। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इससे, और माइनस कर देंगे इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या हम इसे नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट, क्योंकि और चीजें नहीं है तो यही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। कितना आ गया जी हमारे पास नेट प्रॉफिट? दैट इज 55,000। हमारा जो है वो पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का, जो कि वो कहता था क्या? वो कहता है जी आप क्या कैलकुलेट करें। मैं एक मिनट क्वेश्चन पे जाता हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, वो क्या कहता था जी, क्या कैलकुलेट करें? वो कह रहा था प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट, हमने कर दी। कहते हैं अज्यूमिंग दैट जीएल वाज द ओनली वर्क ऑन ड्यूरिंग द 2 वीक्स पीरियड, पास कंट्रोल अकाउंट एंट्रीज इन जर्नल, जर्नल फ्रॉम टू रिकॉर्ड। वो क्या कह रहा है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉब, कंप्लीशन ऑफ जॉब एंड सेल्स। मतलब हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं ताकि हमारे लिए जो है वो इजी रह जाए। ठीक है, इसको यहां ले जाते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, और साथ साथ अमाउंट भी लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या? सीरियल नंबर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेबिट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रेडिट आ जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले अपना जो है
वो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ओके जी, क्वेश्चन में सबसे पहले देखें हुआ क्या है। आपके जो मटेरियल है, पेरोल है, ये सारे के सारे जो है, जो पहला वीकेंड हुआ है उस वीकेंड पे क्या क्या हुआ है, हम जरा अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखें, पहला जो वीकेंड हुआ है 11 अप्रैल वाला, तब 1,17,000 के हमारे पास जो है वो लगे हैं मटेरियल जो है, सॉरी 70,200 के मटेरियल लगे हैं। ठीक है, जो पहला वीकेंड हुआ टोटल करके ना, इन दोनों का टोटल, तो मटेरियल लगे हैं, तो ये सारे के सारे जो है डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल किसको चार्ज होते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस को चार्ज करेंगे, जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, इवन फैक्ट्री ओवरहेड भी उसको जा रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वर्क इन प्रो, क्योंकि वो कह रहा है ना, वो रिक्वायर क्या कर रहा है, वो रिक्वायर कर रहा है कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉब। सबसे पहले कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसके लिए उसको कौन कौन सी चीजें चार्ज होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम यहां लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, और क्या होगा? डायरेक्ट लेबर कंट्रोल अकाउंट, लेबर कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल की ये स्पेलिंग नहीं होते, MATE, रेल्स हो गया, डायरेक्ट मटेरियल्स IA आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और क्या होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ये पहले वीक की हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीक वाइज हुआ ना, तो अकाउंट कितना कितना है जी हमारे पास, यहां पे हो जाएगा डेबिट 702,000। पहले वीक में लेबर कितनी लगी है? 29, ये वाली लेबर आ गई। ठीक है, 29250, 29250। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो पहले वीक में कितने लगे हैं? अब देखें, फैक्ट्री ओवरहेड हमें पहले वीक में एक ये है 6, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हैं जी? 6750 एक डिपार्टमेंट के, प्लस दूसरे डिपार्टमेंट के कितने थे? 10800 एंट्री की, तो ये बन गए 17,550। सो 17,550। अच्छा, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये सारे वर्क इन प्रोग्रेस को चार्ज हो रहे हैं। मैं क्या करता हूं, सीधा सम वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, एंटर किया, तो ये हमारे पास कब की एंट्री बन गई? फॉर वीक, फॉर फर्स्ट वीक एंडेड। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली एंट्री बन गई। अच्छा, दूसरी भी एंट्री ऐसे ही होगी। अच्छा, इसको डायरेक्ट लेबर कंट्रोल अकाउंट या पेरोल अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। तो दूसरी भी एंट्री ऐसे ही होगी, लेकिन हमारे पास जो है वो अमाउंट्स डिफरेंट आएंगी। इसको मैं कर देता हूं एक सी। अच्छा, अमाउंट्स डिफरेंट कैसे आएंगी? हम लोगों के पास जो डायरेक्ट मटेरियल है वो, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं जरा इसको डायरेक्ट लेके आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट लेबर क्या है, ताकि आप लोग इसको फिगर आउट भी कर सके। एंटर कर दिया, और हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितने हो जाएंगे? इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। एंटर किया तो हमारे पास कितने हो गए? 21,450। मैं इसको भी डायरेक्ट ले जाता हूं, इज इक्वल्स टू 21,450। एंटर किया तो हमारे पास ये भी हो गया। तो जब इसको टोटल किया हम लोगों ने वर्क इन प्रोग्रेस को, तो दूसरे वीक में कितना चार्ज हुआ है? अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर में यहाँ पे April 11 लिख देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं April 18, क्योंकि 2 वीक का डाटा हमें मिल रहा था ना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस के पास डाटा चला गया। अब हम क्या करेंगे? कंप्लीटेड, जब जॉब कंप्लीट हुई, तो जॉब कंप्लीट हुई तो कितना हर टोटल खर्चा लगा था? 260,000। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे जब जॉब कंप्लीट हो जाती है? तो हम करते हैं फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, या हम कहते हैं जी जो भी जॉब जो नंबर था जॉब का, कंप्लीटेड जॉब, कौन सी जॉब है जी? ये जॉब थी J8835LM, J832LM अकाउंट, या फिनिश गुड्स अकाउंट भी कह सकते हैं। और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो है वो हो गया क्रेडिट, कितने से? 260,000 से, और
ये भी हो गया 260,000 से। अच्छा, मैं ये तो आ गया, अब मैं क्या करने लगा हूं, ये तो मैंने पुट कर दिया था। अब मैं आपको वर्क इन प्रोग्रेस 260,000 कैसे आया, मैं आपको ये जो हम लोगों ने एक ये चार्ज हुआ है और एक ये चार्ज हुआ, जब एंटर किया तो ये 260 होता है, 260 हम लोगों ने नीचे भी कैलकुलेट किया था। सो डेबिट क्रेडिट भी पूरे हो गए। और ये कब था, ये हमारा 18 को ही जो वीकेंड हुआ था, अब वही था। तो हम लोग जो है वो इसको कॉपी कर देते हैं यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जॉब की कंप्लीशन रिकॉर्ड कर ली इसमें। यहाँ पे आप उसमें लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंड वीक था। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट जॉब। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अब जब आपने बेच दिया, सेल्स कितने की है, यहां पे हमारे पास सेल्स है 360,000 की। तो सेल्स नॉर्मली जब आप सेल करते हैं, और सेल कब की, ऑब्वियसली उसने कहा होगा, लेट मी राइट इट ओवर हेयर, सेल कब की, सेल कब करनी है, कुछ हमारे पास है उसका ऑर्डर नंबर, ये है 1 अप्रैल, 5 अप्रैल हो गया। प्लानिंग एंड नंबर जॉब कंप्लीट ऑन 20th, और 18th आ गया। एंड इंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री कंप्लीट, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास उसने डेट कोई नहीं दी, तो 20 के बाद की होगी, हम 21 डाल लेते हैं। ठीक है जी, उसने कोई डेट नहीं दी तो हम यहाँ पे इसको 21 डाल लेते हैं। 21st को हम लोगों ने सेल कर दी। ठीक है, 21st को हम लोगों ने सेल कर दी। कितनी सेल की, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि कैश नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 360 से डेबिट हो गया। और सेल्स जो है, सेल्स अकाउंट जो है वो 360 से क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब और क्या आएगा हमारे पास, और आएगा कि ये सेल तो कर दी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी तो चार्ज करना है। ये वही जो मैं आपको कल बात बता रहा था कि कैसे चीजें जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, हम लोगों ने कंप्लीटेड जॉब को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे, ये क्रेडिट हो जाएगी 260,000 से, और डेबिट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने से, 260,000 से। अब मैं मजे की बात बताऊं, जो क्लोजिंग अकाउंट होते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेट्स सपोज मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कहां पे क्लोज होगी, ये क्लोज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम चार्ज कर देंगे 260,000 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ये अकाउंट नाम होना चाहिए साथ में, 260,000 से। ये भी डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया। इसी तरह हम ये जो सेल्स है इसको भी क्लोज कर देंगे, ये क्रेडिट है तो क्लोजिंग के लिए इसको डेबिट कर देंगे 360,000। और ये कहां क्लोज होगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होगी 360,000। तो होगा क्या, अगर मैं यहां पे आपको लेट मी, बड़ा मजे का एक चीज है, वेट कीजिएगा, फॉर्मेट सेल, अगर मैं यहां पे आपको जो है वो दिखाऊं एक टी अकाउंट बना के, जो कि मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं। ठीक है जी। मैं क्या करने लगा हूं, इसको थोड़ा सा कर देता हूं ताकि ये बराबर हो जाए। इसको मैं कर देता हूं दिस वन, और इसको मैं कर देता हूं ये वाला। ये क्या है जी, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखिए हो क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 360 से, क्रेडिट हो रहा है 360 से। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पर्टिकुलर्स में आ जाएगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था 360 से, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 260 से, तो 260 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग जो है अगर यहां पे इसको क्लोज करें तो कौन सी साइड, जाहिर बात है हमारे पास 360,000 दोनों साइडों पे आना चाहिए, 360,000 और 360,000 दोनों साइडों पे आना चाहिए ना। तो हमारे पास जो है कौन सी साइड कम पड़ी है, ये वाली। यहां पे मैं 1 लाख डाल देता हूं, बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या है एक्चुअली, ये है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है क्योंकि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ रहा हो तो वो प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड पे आ रहा हो तो वो लॉस होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है, और अगर इसको वेरीफाई करना है तो कि लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आया था कि नहीं, तो हमारे पास ये देखिए ये वेरीफाई भी हो गया, लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये भी एंट्रीज पोस्ट करके तो नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आई होप सो यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क लेटर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।